हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये हमारे डू एंड डाइज सीरीज़ की क्लास सेकंड होने वाली है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल 1 to 35 कवर करवाए थे। आज हम यहाँ पर सेकंड क्लास में आर्टिकल 35 से आगे के आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर। और ये बताइए कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं। आप लोगों को क्या करना है, पहले तो रिवीजन करना है, ठीक है। फिर आपको उसमें एनालिसिस करना है कि हमारा कौन सा जो सब्जेक्ट है वो वीक है। कैसा है भाई? वीक है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए। उसके हर टॉपिक के आप एमसीक्यूज़ लगाइए और एमसीक्यूज़ लगाने के बाद देखिए कि हमारा एनालिसिस करिए कि किस चीज़ में हम वीक हैं, उसको थोड़ा सा और समय दो। अगर आप लोग ऐसा करोगे, रिवीजन करोगे, हर एक टॉपिक का एनालिसिस करोगे, तो आप इजीली अपना क्या करोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, आप कितना भी पढ़ लो, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आज के टाइम में क्या करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्लियर। तो चलिए आज के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। देखिए, आत्मा किसे बोला गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावना को किसे बोला गया है? प्रस्तावना को, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रश्न आता है, ठीक है, वैसे तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आत्मा नहीं आना था। यहाँ पर क्या आता? यहाँ पर आत्मा की जगह आपको आना था कि विशेष है या फिर अनोखी विशेषता की संज्ञा दी गई है। किसकी दी गई है भाई? अनोखी विशेषता। अनोखी विशेषता की संज्ञा दी गई है। ये नेवी कोस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें आत्मा की जगह क्या पूछा गया था कि अनोखी विशेषता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने आत्मा कर दिया है। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता की संज्ञा दी है। तो ये किसको दी है भाई? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को दी है। किसको दी है भाई? डीपीएसपी को दी है। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? अनोखी विशेषता। और अगर आत्मा पूछा गया था तो आत्मा हम किसे कहते हैं भाई? प्रस्तावना को कहते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, अब हम ये देखते हैं कि जो आपके आर्टिकल 36 टू 51 ये आपके पार्ट किस में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं। पार्ट 4 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपके क्या डीपीएसपी दिए हुए हैं। ये हमने कहाँ से लिए हैं भाई? तो ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। देखिए, लास्ट जो क्लास हुई थी ना, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम बायलिंगुअल कीजिए, 1 या 2 दिन आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, उसके बाद मैं बायलिंगुअल आपको करवा दूँगी। मैं आपकी पीडीएफ भी बायलिंगुअल बनवाऊँगी, ठीक है। चलिए, इसका जो आपकी ये डीपीएसपी है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, क्या लिखे हम यहाँ पर? मुख्य जो इनका उद्देश्य है वो क्या है? वेलफेयर स्टेट। क्या है भाई? वेलफेयर स्टेट। क्लियर? ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। किसके बारे में पूछा गया है? भारतीय संविधान के चौथे अध्याय के बारे में पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। डीपीएसपी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आर्टिकल 36 टू 51 है, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। क्लियर? अब यहाँ पर बात की गई है मानव अधिकार, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। ये पार्ट किससे लिए गए हैं?
पार्ट 3 से लिए गए हैं। इसमें कौन कौन कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद आते हैं? तो ये आपके आर्टिकल 12 से 35 है ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे क्या आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है क्या? संघीय न्यायपालिका, ठीक है, संघीय न्यायपालिका। तो ये आपके भाग 5 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है भाई? भाग 5 के अंतर्गत आती है। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तंत्र द्वारा निर्देशित नहीं है? क्या पूछी गई है? देखो, आप लोग को क्या करना है, आप जब भी क्वेश्चन लगाओ ना तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार हम एग्ज़ाम में ये नहीं पढ़ पाते हैं जल्दी जल्दी में, और अपना क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर आते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भवन निर्माण संबंधी उपयोगिताओं की तैयारी का कोई भी निर्देशित नहीं किया गया है। किसमें? आपके डीपीएसपी में। क्लियर? इतना समझ में आया? देखो, जो आपके ग्राम पंचायतों का संवर्धन है, ये आर्टिकल 40 में दिया गया है। किसमें दिया गया भाई? आर्टिकल 40 में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो आपका आंसर है भवन निर्माण संबंधी उपयोगिताओं की तैयारी, इसको आर्टिकल 30, 60, 51 के अंतर्गत इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। क्लियर? फिर यहाँ पर दिया गया है समान नागरिक संहिता। क्या दिया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये आपके आर्टिकल किस में आता है? ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। और मानव पेय के सेवन का निषेध, ये आपके आर्टिकल 47 के अंतर्गत आता है। किस में आता है? आर्टिकल 47 में आता है। जब हम वैसे तो इतनी ज़्यादा डीपली हमें नहीं जानना है, सिर्फ हमें ये जानना है कि आर्टिकल कौन कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें, अगर आप कमेंट करेंगे या बोलेंगे कि मैम हमें आर्टिकल आप फुल्ली डिटेल में पढ़ाओ, बिल्कुल डिटेल में, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, तो वो भी मैं आपको कवर अप करा दूंगी। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? किसके अंतर्गत किया गया है? तो ये दिया है आपके डीपीएसपी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दिया है भाई? डीपीएसपी के अंतर्गत दिया गया है। मैं आपको इसलिए बार बार आर्टिकल करवा रही हूँ, बता रही हूँ, उसके पार्ट्स बता रही हूँ कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो अब मैं आपको बताऊंगी सॉरी गाइस, कि डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 51। क्लियर? मैं आपको, भले आप लोग ना ये क्लास में ये देख देख के बोर हो जाओ कि मैम कितनी बार पार्ट बताएंगी, कितनी बार आर्टिकल्स बताएंगी, बट भाई मैं बताऊंगी, क्योंकि आपको पार्ट और आर्टिकल इसी क्लास से याद करके बाहर जाना है। क्लियर? मेरा काम है आपको अच्छे से याद कराना, वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा करना है। ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है, या विधिक अधिकार है, या सेना का कर्तव्य है, या फिर मौलिक कर्तव्य है? तो ये क्या है हमारा भाई? मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है ना। देखो, अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे, ठीक है। पर जोड़े गए थे भाग किसमें? भाग 4 में।
भाग 4 के अंतर्गत ये भाई क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। ठीक है, मैंने आपको ना जो फर्स्ट क्लास हुई है उसमें भी बहुत अच्छे से बताया कि आपके मौलिक कर्तव्य कहाँ से कहाँ है, किस पार्ट में आती है, ये सारी चीज़ें बताई। अब मैं आपको इसमें न्यू बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिसंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो कितने का है भाई, ये आपके 11 का है। ठीक है, कितने का है, 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, देखिए पहले हम बात करते हैं कि पहले ही कितने थे, पहले 10 थे। कितने थे भाई, पहले ये 10 थे। ठीक है, पहले 10 जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे आपके 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, उस टाइम पर कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। फिर आपके 11 एक और कब जोड़ा गया है, ये आपके वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या जोड़ा गया था, 11 इसमें जोड़े गए थे। तो टोटल कितने जोड़े थे आपके, 11 हो जाते हैं। 11वें में क्या जोड़ा गया था, इसमें जोड़ा गया था कि जो आपके 6 से 14 साल के बच्चे हैं, है ना, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनके माता पिता या फिर पेरेंट्स का कर्तव्य है कि उन्हें क्या एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। ठीक है, किससे संबंधित है भाई, आपके शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो अभी हमने बात की थी 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको एक जैसे लगेंगे बट जो इसके पूछने का तरीका है वो डिफरेंट। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है, 11। पहले 10 थे, वर्तमान में अब कितने हैं भाई, ये 11 हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। किसका उल्लेख पूछा गया है, तो ये होगा आपके भाई मौलिक कर्तव्यों का। किसके बारे में पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपके DPSP हैं ये किस में है, ये भाग 4 आर्टिकल 36 to 51 में शामिल है। क्लियर, फिर मौलिक कर्तव्य, तो ये आपके भाग 4A है ना, भाग 4A और आर्टिकल 51A के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये संविधान की भूमिका, ये परिचय है, इसका कोई अनुच्छेद नंबर नहीं है, है ना, इसका कोई आर्टिकल नंबर नहीं है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर मौलिक अधिकारों की, तो ये आपके भाग 3 में शामिल है, पार्ट 3 में, और इसके जो आर्टिकल बनते हैं ये आएंगे आपके आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 में ये शामिल है आपके मौलिक अधिकार। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मानव के या फिर मानवीय के अच्छे व्यवहार और बच्चों द्वारा अपशिष्ट का निवेश, ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, क्लियर, चले देखो हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, सद्भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ाना, है ना, जिससे कि हमारे देश, हमारे स्टेट, हमारे जिले, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले में क्या रहे, शांति रहे। फिर दूसरा क्या है, संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना। जी हाँ, जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं या फिर जो सरकार द्वारा बनाए गए जो भी भवन है, गार्डन्स हैं या फिर म्यूजियम्स है, जो भी, उनकी रक्षा करना हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। फिर है वैज्ञानिक मानव विकसित करना, ये भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसमें पूछा गया था नहीं, तो मानव के अच्छे व्यवहार और बच्चों द्वारा अपशिष्ट का निवेश करना,
ये क्या नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रकृति की सुरक्षा की प्रत्येक नागरिक की मौलिक कर्तव्य है। मतलब कि सीधी सी बात पूछी गई है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्रकृति की सुरक्षा बनाए रखें। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आपके अनुच्छेद 51A में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 51A में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात आ रही है आर्टिकल 52 की। तो ये किससे है संबंधित है? ये राष्ट्रपति पद से संबंधित है। भारत के जो राष्ट्रपति पद से यह संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? क्या नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं कौन सा नहीं है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रियों की परिषद की नियुक्ति कराता है। चलिए और देखते हैं। फिर क्या है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जी हाँ, होता है। क्लियर? फिर है वह राज्यपालों के साथ संबंध रखता है। हाँ जी, रखता है। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है? वह राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। क्या पूछा गया है? कि वह घोषणा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है ना? तो क्या दिया गया? असत्य ही ये होगा। क्लियर? समझ में आया? अब देखो यहाँ पे आपातकाल के बारे में बात की गई है, तो हम अपने आपातकालों को यहाँ पर देखेंगे। देखो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, फिर आप बोलेंगे जैसे राष्ट्रपति शासन, या फिर सेकंड जो होता है राष्ट्रपति शासन, या फिर राज्य आपातकाल, और थर्ड होता है आपका वित्तीय आपातकाल। तो जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, कैसा? राष्ट्रीय आपातकाल, ये अनुच्छेद या आर्टिकल 352 में है। ठीक है, 352 में। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रपति शासन। क्या आता है? राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, ये किस में है? ये आपके आर्टिकल 356 में है। फिर आता है आपका वित्तीय आपातकाल। क्या आता है भाई? वित्तीय आपातकाल। ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 360। 3 टाइप के आपातकाल होते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल आर्टिकल 356, और आपका आता है वित्तीय आपातकाल 360। 3 तरह के आपातकाल थे, मैंने आपको तीनों आपातकाल बता दिए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, कौन थे? तो ये थे आपके एम वेंकैया नायडू। कौन थे? एम वेंकैया नायडू। ठीक है, इनका कार्यकाल देख लेते कब से कब तक था। इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017, मतलब कि 11 अगस्त 2017 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक रहा है एम वेंकैया नायडू का टाइम पीरियड। ठीक है, और ये मुख्य रूप से कौन से 13वें नंबर के आपके कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे रामनाथ कोविंद की। तो ये इनके बाद के हैं। ये 2020 में राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्लियर? फिर यहाँ पर दिया गया है राजनाथ सिंह। तो ये हमारे देश के क्या हैं? रक्षा मंत्री हैं। क्या है भाई? रक्षा मंत्री हैं। फिर दिया गया है हामिद अंसारी। तो ये एम वेंकैया नायडू से पहले के, मतलब कि 2007 से 2017 तक के क्या रहे हैं? भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश डैश का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है
जिसमें दोनों सदनों, हाँ, जिसमें संसद के दोनों सदनों और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। क्लियर। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 66। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। किसके निर्वाचन के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर, उपराष्ट्रपति का, कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। किसके द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है भाई, 5 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा के क्या आते हैं, मेंबर्स आते हैं। ठीक है, वो मनोनीत करते हैं हमारे किसको, या चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं किसको, हमारे उपराष्ट्रपति को। क्लियर। इसमें जो आपके विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसमें भाग नहीं लेते, जबकि किस में लेते हैं, ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। किसके चुनाव में भाग लेते हैं, आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। किसके बारे में पूछा गया है कि भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो प्रथम हमारे भारत के जो सदस्य हैं या प्रथम स्थान जिसका रहता है वो राष्ट्रपति होते हैं, है ना। ये देश के क्या होते हैं, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है इनका। कैसा होता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक पद होता है। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी कौन है, ये हमारी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, फिर दूसरा सर्वोच्च जो संवैधानिक पद किसका होता है, ये आपके उपराष्ट्रपति का होता है। और प्रधानमंत्री का, ये हमारे तीसरे स्थान पर आते हैं या तृतीय स्थान पर आते हैं। किस स्थान पर आते हैं भाई, तीसरे स्थान पर। ठीक है, तृतीय स्थान पर। ओके, और फिर जो राज्यपाल हैं ये राज्यों के क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट। ये हमारे 4th पोजीशन पर आते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, टाइम पीरियड होता है, वह कितने समय के लिए होता है। ठीक है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 वर्ष का रहता है। ठीक है, जिनके कार्यकाल की अवधि है, इसका किस आर्टिकल में व्याख्यान है या किस आर्टिकल में इसकी डिटेल दी गई है, तो ये आपके आर्टिकल 67 में। ठीक है, क्लियर। चलिए देखो, यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि भारत में जो इनकी नियुक्ति होती है वो पुनः निर्वाचित
होने के लिए पात्र होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक बार उपराष्ट्रपति बन गए तो दोबारा नहीं बनेंगे, भाई बन सकते हैं, ठीक है। और जो ये अपना इस्तीफा है ना, ये अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो इस्तीफा देते हैं, क्या देते हैं, इस्तीफा देते हैं, ये किसे देते हैं, ये देते हैं राष्ट्रपति को। किसको देते हैं भाई, राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए उम्मीदवार कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गांधी। क्या होगा इसका आंसर, गोपाल कृष्ण गांधी 2017 के चुनाव में ये नामित उम्मीदवार थे। ठीक है, क्लियर। ये किसकी तरफ से थे, तो ये आपके यूनाइटेड प्रोविजन अलायंस है ना, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस की तरफ से ये क्या थे, उम्मीदवार थे। ठीक है, और जो आपके एन वेंकैया नायडू है, जो कि उस समय क्या बने थे, आपके उपराष्ट्रपति बने थे, ये किस पार्टी से थे, नायडू जी किस पार्टी से थे, तो ये थे आपके एनडीए पार्टी से थे। ठीक है, इन्होंने ये चुनाव जीता और ये जीतकर भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे, 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। कौन लेता है भाई, उच्चतम न्यायालय लेता है, सुप्रीम कोर्ट लेता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय। क्लियर, ये आपका क्या नहीं है, भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 79 की। किसकी, आर्टिकल 79 की। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग भारतीय संसद के क्या होते हैं, 3 प्रमुख अंग होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रमुख अंग होते हैं। ये 3 अंगों से मिलकर बनती है। फर्स्ट वन इज राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, फिर लोकसभा, लोकसभा जिसे हम क्या बोलते हैं, निचला सदन। क्या बोलते हैं, निचला सदन। और तीसरा क्या है आपका, राज्यसभा। क्या है भाई, राज्य सभा, जिसे क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। तो ये आपके 3 अंगों से मिलकर बनता है आपका क्या, संसद। इसमें जो आपका हाई कोर्ट है, इसका कोई भी हिस्सा आपके न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक होने का कारण क्या है। क्या पूछा गया है, लोकतांत्रिक होने का कारण क्या है, ये पूछा गया है। अधिकार का बिल शामिल करना, कोई वंशानुगत पद नहीं है, प्रत्येक नागरिक मतदान करता है, एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा कि कोई भी वंशानुगत पद नहीं होगा। कैसा नहीं होगा, कोई भी वंशानुगत पद नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। यहाँ पर दिया गया है कि अधिकार का बिल शामिल, यह क्या है, ये एक प्रकार के जो आपके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। क्या करता है, मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है और साथ ही आपके क्या जो आपका लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाता है। क्या बनाता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा सा है, देखते हैं कैसा है ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार यदि संसद की किसी भी सदन का कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देता है। देखो, संविधान के अनुसार पूछा गया है कि संसद का किसी भी सदन का कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसके सदन सीट उसको क्या कर देता है, रिक्त घोषित कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 60 दिन। अगर कोई भी सदस्य कोई भी मेंबर 60 दिन बिना किसी अनुमति के या बिना कोई जानकारी के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट क्या कर देते हैं, रिक्त कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, रिक्त कर देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? वे कौन है जो भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य विधानसभाएं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि आपका प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल, इन तीनों से मिलके क्या बनता है, आपका संसद बनता है। जबकि राज्य विधानसभा इसका पार्ट नहीं है, इसका अंग नहीं है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसका पार्ट नहीं है। क्लियर? चलिए, इन तीनों से तो मिलके बनता है आपका क्या, संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है? किसके बारे में पूछा गया है? सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है। तो ये कौन कर सकता है भाई? लोकसभा में जो मंत्री होगा वो इसको पेश कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की पहले निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? किसके बारे में पूछा गया है? स्वतंत्र भारत के बारे में पूछा गया कि पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी। तो ये आपके आई थी 1952 में। ठीक है, देखो, जो भारत में पहले आम चुनाव हुए थे, क्या हुए थे? भारत में पहले आम चुनाव या भारत के पहले आम चुनाव ये कब शुरू होते? देखो, क्वेश्चन अगर बोला जाए कि भारत के पहले आम चुनाव कब शुरू हुए थे, अगर उसमें 52 नहीं दिया है तो आप क्या लगाएंगे? 51 लगाएंगे, क्योंकि शुरू तो यही हुए थे ना। 51 कब शुरू हुए थे? ये देखो, मैं यहाँ पर बताती हूँ। ये आपके शुरू हुए थे अक्टूबर 1951 से शुरू होते और फेब 1952 तक चले थे। ठीक है, तो जो शुरू हुए थे वो आपके 51 में शुरू हुए थे और एंड कब हुए थे? 52 में। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव कब समाप्त हुए थे, तब आप लगाओगे 52। बाकी शुरू करेंगे तो 51 आएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, यहाँ पे बात क्या हुई थी कि संसद कब अस्तित्व में आया था? तो 52 में आया था। और आपके भारत के जो पहले आम चुनाव हुए थे ये अक्टूबर 1951 से शुरू होकर फेब 1952 तक हुए थे। और जो इसका पहला जो सत्र, लोकसभा का जो पहला सत्र शुरू हुआ था वो कब हुआ था? लोकसभा का पहला जो सत्र है वो कब शुरू हुआ था? ये हुआ था आपका 13 मई 1952 से शुरू हुआ था आपका स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा सत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संसद के दोनों क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? किसके बीच पूछा गया है? दोनों क्रमिक सत्रों के बीच कितने
समय का अंतराल होना चाहिए, तो ये आपके 6 मंथ 6 माह का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। क्या पूछा गया है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। तो ये आपके 1968 में किया गया था। कब किया गया था, 1968 में किया गया था। ठीक है, कौन से सत्र के दौरान, ये चौथी लोकसभा सत्र के दौरान। कैसी, चौथी लोकसभा सत्र के दौरान पेश किया गया था। ठीक है, मई 1968 में। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए संसद अधिनियम कौन सा है। क्या पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए संसद अधिनियम कौन सा है, कौन सा संसद अधिनियम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी संसद। क्या होगा, ऑप्शन डी संसद। क्लियर, इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। क्या देखेंगे, हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम। किसके बारे में, नागरिकता अधिनियम कब आया था, ये आया था आपके 1955। कब आया था भाई, 1955। ठीक है, ये पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम कब आया, तो ये आपके 1955 में आया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 545 की गई। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत, तो ये आपके 31वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973। ठीक है, पहले कितनी थी आपकी भाई, 525 थी। कितनी थी, 525, और अब कितनी है, 545। कितनी है, 545 है। क्लियर, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताए दो। चलो भाई, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के वर्तमान सत्र के निष्कर्षण को क्या कहते हैं, जो इसे बोलते हैं स्थगन। क्या बोलते हैं, स्थगन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार या भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है। तो ये किसे प्राप्त होता है भाई, संसद को प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है, संसद को प्राप्त होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, 2006 में। कब किया गया था भाई, 2006 में। तारीख पे तारीख, तो तारीख है 23 अगस्त 2006। इस दिन क्या किया गया था, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। ये मैं आपको कई बारी बता चुकी हूं। तो कौन सा है भाई, राज्यसभा। उच्च सदन, निचला सदन। ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले सभापति, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैटिक का भी है, कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो इसका राइट आंसर को क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले
क्या सभापति, क्या थे भाई? ये भारत के पहले सभापति थे। अब हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखेंगे कि जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, क्या होते हैं भाई? उपराष्ट्रपति। जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं ये ही क्या होते हैं? ये आपके राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ठीक है, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे आपके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसीलिए इन्हें क्या है, 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक, 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक सॉरी, राज्यसभा के क्या प्रथम सभापति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं यही राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसलिए कौन राज्यसभा के पहले सभापति कौन बने आपके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गणेश वासु मालवंकर की। किसके बारे में? गणेश वासुदेव मालवंकर की। ये क्या थे? ये आपके लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्या थे भाई? लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्लियर। अब यहाँ पर नाम दिया गया है S.C. कृष्णमूर्ति राव। ये क्या थे? ये राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। क्या थे ये? राज्यसभा के फर्स्ट या पहले उपसभापति, डिप्टी कमिश्नर, उपसभापति। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है श्रीमती वायलेट अल्वा। ये क्या थी? ये आपके राज्यसभा की, ये आपके राज्यसभा की क्या थी? पहली, राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति थी। पहली महिला उपसभापति, महिला उपसभापति थी। क्लियर? इतना समझ में आया? जो आपके गणेश वासुदेव मालवंकर थे ये लोकसभा के पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये राज्यसभा के पहले सभापति। S.C. कृष्णमूर्ति राव ये लोकसभा के थे। और S.C. कृष्णमूर्ति राव ये राज्यसभा के क्या थे? फर्स्ट उपसभापति थे। श्रीमती वायलेट अल्वा ये राज्यसभा की पहली उपसभापति थी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किसके बारे में पूछा गया है? राज्यसभा के फर्स्ट या पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो ये कौन थे आपके? डॉक्टर S. राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर S. राधाकृष्णन थे। क्लियर। इनका टाइम पीरियड मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 13 मई 1952 से 12 मई 1962। ठीक है, और यही क्या थे? आपके पहले उपराष्ट्रपति भी थे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा और उसके विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा लौटा सकती है? तो ये 14 दिनों के भीतर क्या कर सकती है? लोकसभा को लौटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया जाता है। क्या है क्वेश्चन? कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें प्रस्तुत किया जाता है? यह आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। किसके पास ये पावर होती है कि वह आपके विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेंगे? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा भाई? लोकसभा अध्यक्ष होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिकल 110(3) आर्टिकल 110(3) के तहत प्रावधान दिया गया है कि कोई भी धन विधेयक उसके लोकसभा के उस सभा के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो उसका लास्ट या फिर अंतिम निर्णय लेते हैं। ठीक है, उनके फैसले के बाद क्या होता है, संसद में ये राष्ट्रपति द्वारा भी जो आप चुनौती दी जाती है या नहीं दी जाती है उसका निर्णय होगा। फिर लास्ट में क्या होगा, यह है आपके राज्यसभा में से केवल कितने 14 दिन तक रोक सकते हैं। कितने दिन तक रोक सकते हैं भाई? 14 दिन तक। मैंने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन करवाया था ना कि कितने दिनों तक रोका जा सकता है, तो ये आपके सिर्फ 14 दिनों के अंतर रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ये तय करेगा कि कोई भी जो विधेय है वो धन विधेय है? ये भी हम कर ही चुके थे, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक निलंबित कर सकती है? क्या कर सकती है? राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक निलंबित कर सकती है? तो ये आपके 14 दिन तक निलंबित कर सकती है। क्लियर? चलिए, फिर है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। जो आपका धन विधेयक होता है ये कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये केवल, इसका राइट आंसर होगा केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्य को लोकसभा में एक से अधिक सीटें नहीं मिलती हैं? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लोकसभा में एक से अधिक सीटें नहीं मिलती? देखो, या तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना था कि ऑप्शन को देखते हुए मैं बता रही हूँ कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लोकसभा में एक से अधिक सीटें मिलती हैं। ठीक है, किसके बारे में पूछा है कि लोकसभा में एक से अधिक सीटें मिलती हैं। तो किसको मिलती हैं भाई? ये मेघालय को मिलती हैं। किसको मिलती हैं? मेघालय को। आपके सिक्किम को भी एक सीट मिलती है, मिजोरम को एक सीट मिलती है और नागालैंड को एक सीट मिलती है। ठीक है, पर जो आपका मेघालय है इसे लोकसभा में 2 सीटें मिलती हैं। ठीक है, क्या मिलती हैं? 2 सीटें मिलती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? किसके बारे में पूछा गया है? भारतीय संसद के पहले स्पीकर पूछा गया है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर मतलब गणेश वासुदेव मालवंकर, ऑप्शन ए। क्लियर? कब से कब तक थी आपके? 1952 से 1956। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर दिया गया है राजेंद्र प्रसाद के बारे में। हम देखते हैं किसके बारे में? राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो ये कौन थे? ये आपके पहले राष्ट्रपति थे। क्या थे भाई? पहले राष्ट्रपति। क्या है? पहले राष्ट्रपति थे। क्लियर? अब हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरे के एम मुंशी। ये कौन थे भाई? ये आपके जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर थे। किसके मेंबर थे? आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? मेंबर थे। ठीक है, और आपका यहाँ पर दिया है बी आर अम्बेडकर। क्या दिया है? बी आर अम्बेडकर। तो ये क्या थे आपके? ये पहले कानून मंत्री थे। क्या थे? पहले कानून मंत्री और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आज की तारीख से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे?
इसके बारे में पूछा गया है कि आज की तारीख से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आर्मी टेक्निकल नर्सिंग में पूछा गया है। किसमें? आर्मी टेक्निकल नर्सिंग में पूछा गया है। उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उस टाइम पर। ठीक है, देखो, जो आपके भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष, पहली लोकसभा अध्यक्ष ये कौन थी आपकी भाई? मीरा कुमार थी। कौन सी थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी। क्लियर? इनका टाइम पीरियड क्या था? 2009 से 2014। 2014 ये कौन से नंबर की थी भाई? 15वें नंबर की थी। ठीक है, फिर आपकी क्या थी? सुमित्रा महाजन। ये क्या थी? ये दूसरी क्या थी ये भाई? दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? इनका टाइम पीरियड क्या था? ये 2014 से 2019। 2014 से 2019। ठीक है, ये कौन से? 16 नंबर की थी। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था। कौन से नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ था आपके 2014 में? तो ये आपके 16वें नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, कब आयोजित हुआ था ये आपके? ये अप्रैल और मई में कराया गया था। अप्रैल और मई 2014 के बीच ये चुनाव आपके आयोजित हुए थे। परिणाम क्या आया था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार क्या हुआ था? जो आपकी भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी। ठीक है, क्लियर? अब देखो, जो आपके 14 नंबर की ये कब बनी थी? 2004 में। फिर आएगी 15वीं लोकसभा, है ना? 15वीं लोकसभा 2009 में, 16वीं लोकसभा 2019 में, और 17वीं, है ना? 17वीं लोकसभा 2019 में, और बात करेंगे 18वीं लोकसभा 2024 में, क्योंकि हमने 16वीं की यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से लोकसभा में स्पीकर रहे, इनमें से कौन है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा स्पीकर रहे हैं? तो सुमित्रा महाजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा महाजन क्या रही हैं? आपकी लोकसभा स्पीकर रही हैं। क्लियर? कौन सी? ये आपकी 16वीं लोकसभा के दौरान। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर नाम दिया गया है TN शेषन। क्या दिया है? TN शेषन। ये क्या रहे हैं? ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। क्या रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। क्लियर? एक सेकेंड में यहाँ पर लिख देती हूँ। ये क्या रहे हैं? आपके मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त क्या रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। क्लियर? फिर ये है मल्लिका खड़गे अर्जुन। क्या नाम है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। ये क्या विपक्षी नेता हैं ये। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है सुषमा स्वराज। क्या दिया गया है भाई? सुषमा स्वराज। तो ये क्या रही हैं? ये आपकी, देखो, एक तो क्या रही हैं? विदेश मंत्री रही हैं। ठीक है, क्या रही हैं? विदेश मंत्री। ठीक है, क्लियर? चलिए, और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि 2019 में भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो ये कौन सी
17वीं है ना, 17वीं लोकसभा के गठन के लिए कराए गए थे। ठीक है, कब? 2019 में। ठीक है, 18वीं कब हुई भाई आपके? 2024 में। कब? 2024 में। क्लियर? सो आई होप आपको ये कंटेंट या आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास इसी के आगे के आर्टिकल और कई सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।